Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. Today we will learn the uses of working of English in the question paper. So let's start the class. Today's pattern is word fillers. तो आज का जो पैटर्न है वो वर्ड फिलर का पैटर्न है. वो सेम अपना मेथड रहेगा. पहले डायरेक्शंस आएगी तो आपने खुद से डायरेक्शन रीड आउट करनी है. उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा और 1 मिनट का टाइम मिलेगा. उसमें आपने इसको सोल्व करना है. उसके बाद में मैं आपको डायरेक्शन भी रीड आउट करवाऊंगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा. फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को. सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शन आएगी. आप लोग डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए. आई थिंक आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. जैसे क्वेश्चन स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को. स्टार्ट. स्टॉप. आंसर की चेक कर लेते हैं. यहां पे आंसर आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मींस बी डी. ऑप्शन सी मींस बी एंड डी यहां पे करेक्ट वर्ड है जो यहां पे इस जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका जो ब्लैंक है उसमें फिलअप होंगे. तो एक बार डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं सोल्व करने से पहले. क्या बोला डायरेक्शन में? इन द गिवन क्वेश्चंस वन स्टेटमेंट विद ब्लैंक इज गिवन अलोंग विद 4 वर्ड्स. मतलब स्टेटमेंट दिया गया उसमें एक ब्लैंक है और 4 वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, 2 ऑफ द गिवन वर्ड्स कैन फिट इनटू द गिवन ब्लैंक. जो आपके 2 ऑफ द गिवन वर्ड्स दिए गए वर्ड्स में से 2 आपके क्या हो सकते हैं? ब्लैंक में फिट हो सकते हैं. ठीक है, 5 ऑप्शंस विद वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स इज गिवन. 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कॉम्बिनेशंस के साथ में. ठीक है, पिकअप द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट फिट इनटू द ब्लैंक. आपको वो कॉम्बिनेशन पिकअप करना है जो उस ब्लैंक में फिट होता हो. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. यहां पे देखो करना क्या आप लोगों को. यहां पे आपको ए बी सी डी 4 वर्ड्स दिए गए. पहले मैं बता दूं करना क्या है आपको. ए बी सी डी 4 वर्ड्स है यहां पे दिए गए हैं जिनको आपको यहां ये जो ब्लैंक दिया गया इसमें फिलअप करना है. अब ऑप्शन में देखिए ए. ऑप्शन ए को चेक करें तो यहां लिखा हुआ ए बी. ए बी मतलब इस ब्लैंक में ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है. ये दोनों अगर ए और बी यहां पे फिट होते हो तो ऑप्शन आपका ए बी वाला यानी ऑप्शन ए हो जाएगा. मान लो अगर आपका बी और सी दोनों यहां पे फिट होते हो. दोनों मतलब एक साथ फिट नहीं करना. दोनों फिट करने का मतलब है एक साथ नहीं करना, इंडिविजुअल फॉर्म में चेक करना है. एक बार आपको बी को यहां पे फिट करके चेक करना है, उसके बाद में आपको सी को यहां पे चेक करना है. तो अलग अलग 2 सेंटेंसेस बनेंगे इन वर्ड्स को यूज करके. आपको ये चेक करना है कि इस ब्लैंक में कौन कौन सा आ सकता है. कि बी भी आ सकता है और आपका सी भी आ सकता है. अगर बी और सी दोनों आ सकते हैं तो बी सी ऑप्शन आ जाएगा जो कि क्या है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा. तो इस तरीके से आई थिंक आपके क्लियर हो गया किस तरीके से करना है. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपको ऐसे इस ब्लैंक में फिलअप करना होता है जो फर्स्ट वाला वर्ड आप सेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस चेक करना होता है कि वो एक वैलिड सेंटेंस बन पाता है या नहीं बन पाता. क्लियर है? उसके बाद जब आप नेक्स्ट वर्ड को उस ब्लैंक में चेक करने जाते हो तो आपको पहले वाले को ध्यान में नहीं रखना. दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होते हैं. तो दूसरे वाले को आपको वहां पे फिट करके चेक करना है कि एक वैलिड सेंटेंस बनता ही नहीं बनता. हो सकता है पहले वाला आपने सेट किया और दूसरे वाला सेट किया, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग आता हो, दोनों बात अलग अलग तरीके से कर रहे हो, उससे अपने कोई मतलब नहीं. आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि वर्ड वो वहां पे फिट करने से वो आपका एक वैलिड सेंटेंस बनता है या नहीं बनता. क्लियर है? तो शुरू करते हैं चेक करना सभी को.
तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, मीनिंग लेना है सेंटेंस का। यहाँ पे आप ग्रामेटिकल एरर, जो ब्लैंक वाले में तो आपको ग्रामेटिकल एरर चेक करनी है, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वहां पे ग्रामेटिकल एरर मत चेक करना, क्योंकि उससे अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे द वेटर केम, अगर ये प्रेजेंट में होता वेटर कम्स, डज कम, डू कम आ जाता तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, आएगा नहीं वैसे ऐसे नॉनसेंस वो देगा नहीं एग्जामिनर, लेकिन क्या पता चेक करने के लिए दे दे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम होते हैं वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए होते हैं। आजकल आईक्यू लेवल चेक होता है मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर, तो हो सकता है वो ऐसा दे दे चेक करने के लिए। तो देखो आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जो आपको बोला गया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। आपने बोला मुझे तो यहाँ पे एरर दिखाई दी, तो उसने बोला हाँ यहाँ एरर दिखाई, तो फिर इसका क्या मतलब है, तू तेरे काम से मतलब रखना। आपको ब्लैंक फिलअप करना है, तो तेरा ब्लैंक है वहां पे तुझे फिल करना है, वो बता कि कौन सा आएगा। यहाँ पे एरर दी है, यहाँ पे एरर है ना है, उससे तुझे क्या मतलब। आप बोलोगे ना इसमें तो एरर है, तो उसने बोला चलो ठीक है यहाँ एरर है, फिर बता दो कैसे एरर, ऑप्शन टिक कर दो उसके अकॉर्डिंग। नहीं कर सकते ना आप, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इसी पॉइंट को बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा। अदर जितना ही पोर्शन है वो क्या है आपके लिए, एक रेफरेंस है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। रीड करना है आपको, मीनिंग लेते हुए चलना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश, मतलब कॉन्सेंट्रेट तो करना है आपको, मतलब ज्यादा डेप्थ में मत जाना कि कैम किसके लिए है। वैसे डायरेक्ट देख सकते हो कैम किसके लिए है, लेकिन डेप्थ में मत जाना कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है या नहीं, सही आया या नहीं आया, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्ट मीनिंग लेते हुए चलना है। कैसे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना होता है। जैसा क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में आपको पूरा स्कैन करना होता है, इनमें पूरा स्कैन, इनमें थोड़ा मीनिंग लेना होता है। तो शुरू करते हैं। अब यहां करने का एक ही मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, हर क्वेश्चन में ही ये बेस्ट मेथड है। क्या, पिक्चर बनाना, सेंस के साथ में पिक्चर बनाना। आपको माइंड में पिक्चर बनानी है कि वो बोलना क्या चाहता है। पिक्चर क्लियर आ रही है इसका मतलब सही है, नहीं आ रही इसका मतलब गलत है। तो माइंड में पिक्चर बनाते हो चलो, आपको दिखना चाहिए द वेटर, वेटर दिखा मुझे, मैं रेस्टोरेंट में मैं खुद को दिखाई दे रहा हूं और मुझे वहां पे एक वेटर दिखा, ये सबसे बेस्ट मेथड है पिक्चर का। केम टू आवर टेबल, दिखाई दे रहा है, मान लो मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम टेबल पे बैठे हैं वहां पे रेस्टोरेंट के अंदर, वेटर हमारे पास आया, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ना वेटर पास में आता हुआ, पिक्चर बनाओ आपके क्लियर होगा। वेटर हमारे पास आता हुआ हमें दिखाई दिया, वेटर केम टू आवर टेबल एंड आस्क्ड, और उसने हमसे पूछा, पूछता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इफ वी वांटेड, कि क्या हमें जरूरत थी, क्या हम चाहते थे कॉफी, क्या हमें कॉफी चाहिए थी। ठीक है, एज, जैसे कि इट वॉज क्लोजिंग टाइम फॉर द कैफे, क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम था, मतलब कैफे बंद होने वाला था। जो रेस्टोरेंट या कैफे जहां पे अपने बैठे थे वो कैफे बंद होने वाला था, और वेटर हमारी टेबल पे, अपनी टेबल के पास आया और उसने बोला कि आपको कॉफी चाहिए क्या, क्योंकि अब बंद होने का टाइम हो गया है। ठीक है, क्लोज होने का टाइम हो गया है, तो क्या कॉफी चाहिए, मच कॉफी। आपको मच कॉफी, मच का मतलब ज्यादा, क्वांटिटी की फॉर्म में ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कॉफी चाहिए क्या। देखना रूल्स कैसे इनवैलिड होते हैं, यहां पे आपका रूल जाएगा शानदार वाला। ठीक है, रूल्स कैसे इनवैलिड होते हैं, सेंस कैसे काम करता है, सेंस के अकॉर्डिंग सोचना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, सेंस होना चाहिए। बच्चों के रूल्स रटे होते हैं क्या, कि कॉफी अनकाउंटेबल है, उसके साथ मच आता है, मच लिटल वगैरह आता है, मच आता है, लिटल आता है, सम आता है, ऐसे आता है, तो वो क्या बोलेगा कि ए अपना सही है, तो उसने ए यहां पे फिट कर दिया कि ए हमारा सेट हो गया। फिर वो जाएगा मोर पे, मोर कॉफी, मोर का मतलब होता है ज्यादा, मच का मतलब ज्यादा कैसे, क्वांटिटी में ज्यादा, मात्रा में ज्यादा, और मोर का मतलब और ज्यादा, और मोर का मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ठीक है ये भी जा रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, मच को प्रीफर करेंगे। और क्यों प्रीफर करेंगे मच को, रीजन क्या है प्रीफर करने का, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, मच आता है, और पढ़ा हुआ भी है कॉफी के लिए कि मच लिटिल वगैरह आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो पूरा पढ़ेंगे एक बार। स्मॉल कॉफी, ये सही जा रहा है, पिक्चर बनाना माइंड के अंदर, स्मॉल, छोटी कॉफी चाहिए क्या, छोटी सी कॉफी, बड़ी कॉफी, छोटी क्या होती है भाई, छोटी कॉफी बड़ी कॉफी क्या होता है, छोटा कप हो सकता है, बड़ा कप हो सकता है कॉफी का। कॉफी छोटी बड़ी क्या होगी, कि मुझे तो है ना छोटी सी कॉफी ला दो, छोटी सी, कहीं पे जाकर बोल देना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, छोटी सी कॉफी दे देंगे वो आपको, घर पे बोल देना आज ही आप, या कल सुबह घर पे बोल देना कि मुझे छोटी सी कॉफी दे दो, बड़ी सी कॉफी दे दो, तो कान के नीचे आपके छोटी बड़ी कॉफी दे देंगे, आपके परमानेंट याद हो जाएगा कि स्मॉल नहीं आएगा। ठीक है, सम कॉफी का मतलब कुछ कॉफी, कुछ का मतलब थोड़ी बहुत कॉफी आपको चाहिए क्या। अब यहां पे दिक्कत हुई, 3 सेट हो रहे हैं, मच सेट हो रहा है, मोर सेट हो रहा है, और सम सेट हो रहा है, और अपने को करना क्या है, अपने को ओनली 2 को चेक, 2 ही अपने को यहां पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन में ओनली 2 ही आ रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या करेंगे कि मच मुझे ज्यादा अच्छा लगा तो मच तो आएगा ही आएगा, तो ए तो आएगा ही आएगा, जिसमें ए है वही चेक करेंगे, तो ए बी चेक करेंगे और ए डी, दो में कंफ्यूजन आ गया। अब आप क्या करते हो, जब ऐसा कंफ्यूजन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि ज्यादा बेटर कौन सा है, तो मोर और सम में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। और कॉफी चाहिए क्या, कुछ कॉफी चाहिए क्या, तो आप बोलोगे कि कुछ कॉफी चाहिए या और कॉफी चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा बच्चों के ऐसे भी आ सकता है, या तो डायरेक्ट आएगा कि अनकाउंटेबल के साथ में क्या आता है, सम आता है, तो वो बच्चा क्या कर देगा, सम को टिक करके ए डी ऑप्शन को टिक कर देगा। एक चीज नेगेटिव चला गया। दूसरा क्या करेगा, मोर, कई सोचेंगे मोर कर देते हैं। अब अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आएगा, उनके सेंसिबल वे में काम कर नहीं रहे। एक ने तो रूल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टिक कर दिया कि कॉफी के साथ मच आता है, अनकाउंटेबल है इसलिए, और सम आता है, ठीक है, तो उसने वैसे गलत कर दिया क्योंकि सम आपका अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ आता है। कई अपना थोड़ा सा सेंस चमकाएंगे, लेकिन टेढ़ा चमकाएंगे, क्या कि मोर आएगा कि रेस्टोरेंट में बैठा, सर ने बोला पिक्चर बनाओ, रेस्टोरेंट में बैठा है तो उसको बोले कुछ कॉफी मतलब तो ऑलरेडी ले चुका होगा वो कॉफी, तो रेस्टोरेंट वहां कैफे में बैठा है तो क्लोजिंग टाइम होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि और कॉफी चाहिए क्या आपको, कि पहले तो आप पी ली, और चाहिए क्या, एक आध कप और चाहिए क्या आपको, कॉफी क्या चाहिए, कॉफी चाहिए क्या, एक आध और कप आपको, तो वो मोर कर देंगे, वो ए बी कर देंगे, तो उनका भी नेगेटिव। अब सोचना तीनों में डिफरेंस। अब मेरा मेथड देखो या फिर सबका जनरल मेथड देखो, सेंस, पिक्चर बनाओ, मच कॉफी, वेटर आया, वेटर ने बोला आपको ज्यादा कॉफी चाहिए, ज्यादा कॉफी का मतलब क्या निकला, सेंसिबल वे में देखना, ज्यादा कॉफी का मतलब निकलेगा कि बहुत ज्यादा फॉर्म में, ज्यादा मतलब जग भर के कॉफी चाहिए क्या, मच कप को नहीं बताएगा, मच जग भरकर बताएगा, और आपका या तो केटली भरकर बताएगा, आपको केटली भरकर कॉफी चाहिए क्योंकि अब कैफे बंद होने वाला है, आपको जग भर के कॉफी ला दें क्या। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो मतलब उनके लिए ये अच्छा है जिनको मतलब क्या होता है कि सुबह उठने के बाद एक जग कॉफी या चाय पीने के बाद जिनकी आंखें खुलती है ना, उनको तो यही सही लगेगा कि सर हम तो क्या करते हैं, क्योंकि बचपन में ही होता था, गाँव में अगर अपनी बात करें तो क्या होता है, मम्मी ने चाय ला कर दी, ठीक है, एक कप के अंदर, तो देखो गाँव में कप तो चलता नहीं है, लोटा चलता है, ठीक है, लोटा भर के चाय चलती है, तो लोटा ला कर दिया भर के, तो उससे भी आंखें, एक आंख खुलती है उससे, ठीक है, फिर एक लोटा और पिएंगे तो दूसरी आंख खुलती है, ठीक है, तब जाकर जगते हैं, या फिर मम्मी को आंख खोलनी पड़ती है, समझ गए हर चीज। उनके लिए तो ये ज्यादा बेटर लगेगा उनको, तो इसलिए एक बार मैंने आपको बोला एग्जाम के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा करो, समझ गए हर चीज, इमोशनल मत होया करो कि हमारी तो आंखें ही नहीं खुलती जब तक हम सर एक दो लोटा चाय ना पी जाए, तो वो आपका रेयर केस है, आप महान हो, महान आत्मा हो आप, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो वो चीज नहीं देखनी। अब आप खुद सेंसिबल वे में देखो कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो या कैफे में बैठे हो, वहां पे कॉफी मांगी तो वेटर आपके लिए ज्यादा जग भर के कॉफी, नॉनसेंस नहीं लगा क्या, मोर का मतलब वेटर ने आकर क्या बोला कि बंद होने वाला है, आपको और कॉफी, क्योंकि आपने पहले भी ऑलरेडी पी ली, एक कप आपने पी ली, ठीक है, कॉफी वहां पे, उसने आकर बोला कि आपको और कॉफी चाहिए क्या, नहीं तो हम बंद कर रहे हैं। सेंसिबल है कि नहीं, पिक्चर बनाकर देखो आप वहां पे बैठे हो, आपने एक कप कॉफी पी ली, थोड़ी टाइम हो गया आपको बैठे हुए, वेटर आया, उसने बोला कि कैफे बंद होने का टाइम हो गया, सर आपको थोड़ी और कॉफी चाहिए क्या, और कॉफी चाहिए आपको, एक कप और ला कर दूं क्या, सेंसिबल, समझ में आई चीज, आपको जग भर के कॉफी ला कर दूं क्या, नहाओगे क्या उससे, इनसेंसिबल, नॉट सेंसिबल, सेंसिबल नहीं है, इनसेंसिबल है। सम का मतलब आप जाकर बैठे, हो सकता है आप लेट जाकर बैठे हो, उसने बोला कुछ कॉफी चाहिए, थोड़ी कॉफी चाहिए क्या आपको, क्योंकि कैफे बंद होने वाला है, कुछ तो पी लो, हो सकता है आपने कुछ लिया ही ना हो, आप लेट पहुंचे हो, वो केस भी हो सकता है आप ऐसे ही बैठे हो, तो वो बोला थोड़ी कॉफी सर्व करूं क्या आपको, चाहिए क्या कॉफी आपको, ठंड का टाइम है या कैसे भी, तो दोनों में मीनिंग तो अलग अलग हो गया। यहां तो क्या है, यहां मोर तो दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आप कॉफी पी चुके हो, थोड़ी और आपसे पूछ रहा है कि और चाहिए या नहीं चाहिए, और यहां सब में बोल रहा है कि आपको कॉफी चाहिए क्या, उससे ये नहीं पता पहले आपने पिए नहीं, थोड़ी कॉफी ला कर दूंगी आपको, कॉफी वगैरह पियोगे क्या, क्योंकि अभी बंद होने वाला टाइम है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, दोनों सेंसिबल है। लेकिन मच कॉफी का मतलब क्या है कि बंद होने का टाइम हो गया, जग भर के ला के दूं क्या, नॉनसेंस, समझ में, नॉनसेंस चला गया आपका, इसका मतलब बी और डी आपका बेस्ट है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट, अपने आया था ना यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आया ना। तो ऐसे आपके सेंस वर्क करते हैं, रूल्स ऐसे इनवैलिड हो जाते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते आप।
बिल्कुल इजी सा मेथड है। क्यों ऐसा मतलब फालतू चीजें रटनी, क्यों फालतू खुद को खराब करना। बिल्कुल इजी मेथड है, बस सोचो ना, पिक्चर बनाओ। इसमें क्या लगता है आपको, रटना भी नहीं पड़ेगा कुछ भी। आप इतनी चीजें रटते हो, इतने रूल्स लिखते हो, उनको याद करके जाते हो, गोट के जाते हो, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ये ऐसे करते रहते हो ना आप। वर्किंग देखो सिंपल सी एलिमेंट्स की, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस पिक्चर बनती चलनी चाहिए माइंड के अंदर, और सेंस आपका क्लियर। सेंस से सोच कर करना है। इजी है ना सोचना, तो यह सोचा ही नहीं जाता आप लोगों से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। वही मेथड पढ़ना है स्पीड के अंदर, ऑप्शंस को साथ में लेकर देखना है इनको सबको। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन भी अपने डिसलेक्ट करते चलेंगे। एज द गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नर। हाँ, क्या गवर्नर? द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को मतलब ऑफिस में काम करने वाला। देखो ऑफिसर होता है हाई रैंक वाला, हाई रैंक होती है जिसकी ऑफिस के अंदर। ऑफिशियल जो ऑफिस के अंदर काम करने वाले सारे आ जाते हैं, उसके पियोन वगैरह भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ऑफिशियल और ऑफिसर में डिफरेंस समझ में आया ना। ऑफिशियल में ऑफिसर भी आते हैं, जैसे अपने स्लोक्स की फॉर्म में बात करें तो ऑफिशियल का जो होता है उसको क्या होते हैं, ऑफिसर कवर करते हैं। मतलब सॉरी, ऑफिसर को ऑफिशियल कवर करते हैं। मतलब ऑल ऑफिसर्स आर ऑफिशियल्स, वो ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, ऑफिशियल में सारे आ जाते हैं। एज द गवर्नर, द ऑफिशियल्स, गवर्नर ऑफिशियल्स क्या, तो ऑफिसर, गवर्नर ने ऑफिशियल को कुछ किया होगा इसलिए एक्शन टाइप कुछ आएगा। तो चेक करते हैं जल्दी से। आस्क्ड, पूछा, हाँ पूछ सकता है। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट कर सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे सकता है। इंक्वायर्ड का मतलब उनके इंक्वायरी की, पूछताछ की। चारों के चारों सही जा रहे हैं, अभी तक चारों सही जा रहे हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नर द ऑफिशियल्स टू अबोलिश, क्या करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। द रिडंडेंट एक्ट, जो एक्ट वगैरह था उसको हटाने के लिए कुछ किया, पता नहीं क्या किया। द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम गोट डिसरप्टेड, तो जैसे उसने ऐसा किया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या डिसरप्ट हो गया, खराब हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे ही गवर्नर ने क्या किया, जैसे कि गवर्नर ने क्या किया, ऑफिशियल से पूछा या उनको बोला क्या करने के लिए, या पूछा, कहा उनको क्या करने के लिए, अबोलिश करने के लिए। किसको? एक्ट को खत्म करने के लिए। तो सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो गया। ठीक है, उनको बोला कि आप क्या करो, क्या कर दो जो रिडंडेंट, क्योंकि बोल सकते हो, क्योंकि गवर्नर ने अबोलिश करने के लिए बोला कि एक्ट को खत्म करो, रिडंडेंट का जो एक्स्ट्रा एक्ट है उसको खत्म कर दो। तो उससे क्या होगा, पूरा सिस्टम क्या हो गया, वहां पे खराब हो गया, गड़बड़ हो गई पूरे सिस्टम के अंदर। उसके इस ऑर्डर के बारे में बाद में, आस्क्ड ऑर्डर एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड, जैसे ही गवर्नर ने रिक्वेस्ट की ऑफिशियल से तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया। जैसे कि गवर्नर ने ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की तो पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब उसको रद्द करने की रिक्वेस्ट की तो पूरा सिस्टम खराब हो गया। रिक्वेस्ट मतलब विनती की है। ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। ऑर्डर्ड, जैसे ही गवर्नर ने ऑर्डर दिया, 3 बन गए ना, ऑर्डर भी तो हो सकता है, 3 बन गए। अब हो गई सबसे बड़ी दिक्कत, एक बार आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि आंसर मैं अब स्टार्ट में बताना होता है आपको सॉल्यूशन, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अपनो सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर स्टूडेंट्स के देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपके ये भी दिक्कत है, आपको सॉल्यूशन पहले दे ना दो तो ऐसे बोलते सर सॉल्यूशन पहले दे दिया करो, तो हमें पता तो लग जाए कि हमने जो सोचा है वो सही है या नहीं। तो हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, सॉल्यूशन जब आप करवाते हो तो ध्यान नहीं रहता उसके ऊपर। और जब आपको पहले सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आप लोग क्या बोलते हो कि सर ने है ना आंसर की मैच करवा दी, सॉल्यूशन को मैच करवा दिया। मतलब किसी भी वे में आओ, मेरी तो आपने उड़ानी है। मेन चीज तो ये आपको करना ही करना है, कीड़े आपको करना ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, समझ में? इसलिए अभी मेरे एकदम याद आया कि आपका वो होता है ना कि सॉल्यूशन पहले दे दिया करो सर, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने सही किया या गलत किया, उसके बाद में हम सॉल्यूशन जो आप करवाते हो उस पर फोकस कर पाए। लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब मैं डायरेक्ट आपको जैसे बोला 3 आ गए, और ऐसा बोलते ही जैसे मैं अगर सॉल्यूशन लेकर आता ना, यहाँ पे उसको क्या करता, सामने लेकर आता, तो आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं
कि ये 3 में कंफ्यूज हो गया था, इसलिए है ना इसने सॉल्यूशन है ना देख लिया ताकि है ना कंफ्यूजन दूर कर सके। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको फेथ रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बोलोगे तो मैं ये आंसर वाला सिस्टम बंद ही कर देता हूँ, डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं अपने, ठीक है। तो किसी भी वे में चले जाओ, हमें तो आपने मतलब स्टूडेंट्स ने करना ही करना होता, कुछ ना कुछ एक आध तो ऐसे महान आत्मा निकल के आ ही जाती है जो ऐसे कीड़े करता ही रहता है, ठीक है। एज द गवर्नर द ऑफिशियल्स को टू अबोलिश आस्क्ड ऑर्डर्ड। अब यहां चेक करेंगे, आस्क्ड आपका सारी चीजें ले लेता है, पूछना कहना। अब दिक्कत है रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो ऑफिशियल्स है, गवर्नर क्या होता है, हाईएस्ट रैंक होती है। गवर्नर जो ऑफिशियल्स है उससे रिक्वेस्ट करेगा क्या? कोई एक्ट वगैरह हटाने के लिए, कोई भी नया एक्ट लागू करने के लिए गवर्नर वगैरह होता है, वो ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है? ऑफिशियल्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट रैंक पे है। वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ऑर्डर देता है। और अगर अपने बात करें कि उसने रिक्वेस्ट की ऑफिशियल को, तो उससे सिस्टम कैसे डिसरप्ट हो जाएगा? रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट का मतलब आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया, डिपेंड मेरे पे करता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या ना करूं, लेकिन ऑर्डर को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो डिसरप्ट होने ही नहीं देते। ऑफिशियल को पता है डिसरप्ट होगा, तो उसने रिक्वेस्ट की, उसने बोला ना हम नहीं मानते, क्यों कर रहा है फालतू के अंदर हमारे से रिक्वेस्ट, गवर्नर को बोल रहे हैं, ठीक है। सोचने वाली बात है ना, पिक्चर बनाकर देखो। तो इसका मतलब क्या निकला, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा। तो आस्क्ड का मतलब बोला, बोलना भी डायरेक्ट ऑर्डर ही है एक टाइप से, ऑर्डर की फॉर्म में बोल सकते हो, बोलना रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। आस्क्ड तो सबको कवर करता है, रिक्वेस्टेड तो डायरेक्ट ही बता रहा है कि उसने विनती की। तो गवर्नर ऑफिशियल से विनती नहीं करेगा, उनको ऑर्डर देगा। जो हाई रैंक वाला बंदा होता है वो लोअर रैंक वालों को क्या करता है, ऑर्डर देता है, ना कि रिक्वेस्ट करता है। तो गवर्नर ने क्या किया, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड नहीं होगा, इसका मतलब रिक्वेस्टेड यहां से एलिमिनेट हो गया। ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, तो सी तो आएगा ही आएगा, जिसमें सी ना है वो सारे उड़ा दो। तो सी डी ई गए। लास्ट में इंक्वायर्ड, गवर्नर ने ऑफिशियल को लॉ खत्म करने के लिए, एक्ट खत्म करने के लिए पूछताछ की। एक्ट खत्म करने के लिए पूछताछ करेगा क्या? एक्ट खत्म कर दिया या लागू कर दिया तो उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि किसने ये लागू किया था, किसने खत्म किया, इस तरीके से। एक्ट को खत्म करने के लिए पूछताछ नहीं करेगा। पूछताछ तो की जाती है जो चीज ऑलरेडी कुछ हो चुका है या फिर किसी चीज के बारे में पता करना हो, पता करने के लिए पूछताछ की जाती है, ना कि किसी चीज पे एक्शन लेने के लिए पूछताछ की जाती है। एक्शन लेने के लिए तो ऑर्डर दिया जाता है, एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, पूछताछ नहीं की जाती। इसका मतलब इंक्वायर्ड भी नहीं है। तो ऑप्शन हो गया आपका ए एंड सी। आंसर की देख लेते हैं, ऑप्शन बी, ए एंड सी। नेक्स्ट वाले में मैं डायरेक्ट ही आपको स्टार्ट में ही आंसर की दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट करो, स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं पढ़ना। एक बार आंसर देख लेते हैं, यहां पे याद आ गया मुझे। ऑप्शन आपका सी, सी मींस बी एंड डी, ठीक है। जिसका ऑप्शन सी है उसका करेक्ट है। अब शुरू करते हैं पढ़ना इसको। हिज कंफर्टिंग वर्ड्स, कंफर्टिंग का मतलब दिलासा देने वाले, सांत्वना देने वाले, रिलैक्स करने वाले जो उसके वर्ड्स है, शब्द है। हेल्प टू, हेल्प किया, टू क्या करने के लिए हेल्प किया, टू मी मुझे, इन माई फेथ मेरी फेथ में, ड्यूरिंग दोज डार्क डेज उन डार्क खराब, जो मेरे खराब दिन थे, बुरे दिन थे, उसके दौरान मेरा जो विश्वास था उसमें मुझे कुछ करने में उसने हेल्प की। क्या करने में? टॉर्मेंट करने में। तो उसके जो दिलासा देने वाले शब्दों ने मुझे अपनी फेथ में उन डार्क दिनों में हेल्प की मेरी। क्या करने के लिए? टॉर्मेंट का मतलब यातना देना, प्रताड़ित करना। हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है प्रताड़ित, प्रताड़ित, यातना देना, कष्ट देना। तो उन्होंने मुझे, उसके शब्दों ने मुझे, कंफर्टिंग का मतलब क्या होता है? कंफर्ट करने वाले, दिलासा देने वाले, ठीक है, किसी को अच्छा फील करवाने वाले। तो अच्छा फील करवाने वाले पीड़ा कैसे दे सकते हैं?
इसका मतलब टॉर्मेंट नहीं होगा, मीनिंग आना चाहिए भाई। यहां पे ए आपका गया, जिस भी ऑप्शन में ए उड़ा दो सारे के सारे गया, और ई ऑप्शन गया, ए और ई ऑप्शन गया, ऑप्शन साथ में लेकर चला करो, स्पीड आएगी। अब अपने को देखना है बी और सी डी तीनों ही देखने पड़ेंगे क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में। बी को देखो सस्टेन, सस्टेन का मतलब शक्ति देना, बनाए रखना। तो उसके जो, अब आप डायरेक्ट पूरा मत पढ़ो सेंटेंस, अपनों को मीनिंग मिल चुका है कि मेरी हेल्प की है उसके दिलासा देने वाले शब्दों ने। किस तरीके से हेल्प की है, क्या करने में, मुझे अपनी फेथ में, अपने विश्वास में, क्या करने में, सस्टेन बने रहने में, शक्ति देने में। बिल्कुल सही, सस्टेन सही जा रहा है। प्लेग का मतलब क्या होता है, प्लेग रोग भी होता है, प्लेग का मतलब किसी को खराब कर देना, विनाश करना, बुरा। तो ये गलत है, तो उसके कंफर्टिंग वर्ड प्लेग नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, मेरा विनाश नहीं करेंगे, मुझे दिलासा देंगे। इसका मतलब मेरे लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी गया, उड़ा दो भाई, सी वाले ये भी गया और ये भी गया। अब नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन सी आपका क्लिक हो गया, ऑप्शन से ही अपना क्लिक हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, कोई दिक्कत नहीं, नन ऑफ दीज होता तो देखते, एक ही ऑप्शन बचा है। फिर भी अगर आपको एग्जाम में हो चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो आप क्या करो कि कई बार होता है कि अपने आगे चले जाते हैं, फिर बोलते हैं यार वहां पता नहीं सही था या नहीं था, पता नहीं सही था या नहीं था। तो इससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर ही दो वहां पे, कोई दिक्कत वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे था या नहीं था। तो ऐसे करके क्या होता है, आगे वाले क्वेश्चंस भी अपने क्या हो जाते हैं, उनमें भी अपने को दिक्कत आती है, वो भी क्वेश्चन अपने नेगेटिव होने के चांसेस हो जाते हैं कि वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग में तो पहले वाला चलता है। ऐसे होता है कोई सेक्शन एक कर लिया, उसमें भी अगर आप इंग्लिश का सेक्शन पहले ही आता है, आपने कर लिया, और उसमें आपको किसी में कंफ्यूजन रह गया जो आप करके आए थे, या तो उसको देखो आप स्किप ही कर दिया करो, लेकिन टिक करने के बाद कंफ्यूजन रह जाए और सबमिट होने में नया सेक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर उसमें भी वही चीज रहती है। जैसे मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, यार इंग्लिश वाले में पता नहीं वो सही था या नहीं था, सही था या नहीं था। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपका नेक्स्ट वाला सेक्शन भी खराब हो जाता है। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब आपका सेक्शन सबमिट हो जाए एग्जाम के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जब ओपन हो जाए, तो एक बात मुझे बताओ, जो प्रीवियस सेक्शन जो सबमिट हो गया इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जिसका भी, उसमें अब आप कुछ कर सकते हो क्या, उसमें दोबारा जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते ना। तो उसके कारण दूसरे वाला खराब ना करो, कहीं अगर वहां गड़बड़ भी हुई है तो यहां से रिकवर कर सकते हो, लेकिन उस गड़बड़ को माइंड में रखते हुए आप इसमें भी उस गड़बड़ को साथ में ले आ रहे हो माइंड में, तो आप इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, इस सेक्शन को भी अपना खराब कर रहे हो। सोचने वाली बात है या नहीं, समझ में आ रही है ना। तो इसलिए जब भी सेक्शन, जो सेक्शन आपका सबमिट हो गया, उसके बाद उसके बारे में छोड़ दो कि हाँ वो गया, अब गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरे सामने है वो मेरी रियलिटी है, वो ये मेरी नैया पार लगाएगा। उसमें चाहे प्लस हुआ हो चाहे माइनस हुआ हो, उसका अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ से निकल चुका है। लेकिन जो अभी मेरे हाथ में है, जो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में है, उसका मैं सही से यूटिलाइज कर लूं, उसका सही से यूज कर लूं। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपको 100% गारंटी है, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा सक्सेस मिलेगी। जो पास्ट है आपका, जैसा हो गया वैसा हो गया, हाँ उससे सीखो जरूर, लेकिन उसकी टेंशन मत रखो। जो हो गया वो गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपका प्रेजेंट, जो आपका आने वाला फ्यूचर है, वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पास्ट को रोने के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर मत खराब कर लेना, समझ में आ रही चीज। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, 100% गारंटी है। हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ सकता है आप लोगों को, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। समझ में आई चीज। तो ठीक है, कंफर्ट का मीनिंग पढ़ते हैं। कंफर्ट का मतलब इज कंफर्टिंग वर्ड्स हेल्प टू कंफर्ट मी, मुझे कंफर्ट किया, रिलैक्स करवाया, उसके शब्दों से मैं रिलैक्स हो गया, उसने सांत्वना दी, मेरी मतलब सिचुएशन खराब थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे सांत्वना दी, टेंशन ना ले, हम तेरे साथ है, या ऐसे करके कुछ भी तरीके से। तो क्या हुआ कि मुझे कंफर्ट फील हुआ, मुझे रिलैक्स फील हुआ, रिलैक्स फील करवाया, मुझे रिलैक्स किया मुझे, ठीक है। तो कोई कंफर्ट मी, मुझे शक्ति दी, रिलैक्स किया, सांत्वना दी उसके शब्दों ने। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी अपना सही है, तो ऑप्शन अपना सी ऑलरेडी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। द बैंक ऑफिशियल्स, बैंक के जो ऑफिशियल है मतलब बैंक में काम करने वाले जो भी हैं, हैव बीन, ऑफिशियल एंड ऑफिसर में मैं डिफरेंस ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। हैव बीन फाउंड, वो फाउंड हुए, मिले, कैसे मिले, फाउंड ऑफ टेकिंग ब्राइब्स, ब्राइब्स लेने के कुछ फाउंड हुए, वो टेकिंग ब्राइब्स, ब्राइब लेने का मतलब रिश्वत लेने के वो कुछ फाउंड हुए। क्या फाउंड हुए, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब प्राप्त करता, रिश्वत लेने के प्राप्त करता, रिश्वत लेने के प्राप्त करता क्या होगा, लेने के प्राप्त करता, रिश्वत के प्राप्त करता हो सकते हैं ना, रिश्वत लेने के प्राप्त करता हो गया क्या, रिश्वत, मुझे एक बात बताओ, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव ऑफ ब्राइब्स हो सकता था, रिश्वत के प्राप्त करता मतलब रिश्वत उनको मिली है तो ये हो सकता था। रिश्वत लेने के प्राप्त करता क्या होंगे, क्लियर हो पा रही है ना, बोलकर देखो, मन में बार बार बोलोगे आपको अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि ये सही है या गलत है। मन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी सेंटेंस में, आप मन में बार बार बोलो, आपको अपने आप कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो रिश्वत के प्राप्तकर्ता हो सकते थे, रिश्वत लेने के प्राप्तकर्ता नहीं होंगे, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। आंसर देखना है, देख लेते हैं, और आपका बी आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो ए नहीं होगा, ए जितनों में वो सारे के सारे उड़ा दो, एक अपना ए ऑप्शन गया, एक अपना सी ऑप्शन गया और एक अपना ई ऑप्शन गया, तीन ऑप्शन चले गए, यहां पे सिर्फ दो ऑप्शन बचे अपने पास, सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन। चेक कर लेते हैं सेकंड को, बी को, गिल्टी, वो क्या मिले, गिल्टी फाउंड हुए, ब्राइब लेने के दोषी, सही। अब डायरेक्ट टिक मत कर देना बी सी को, क्योंकि क्या पता सी बिल्कुल भी, सी तो है भाई, सी तो सही है, दोनों में है सी, तो आप यहां कर सकते हो, डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है, यहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं सी को, एक बार चेक कर लेते हैं। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब दोषी, कल्पेबल भी दोषी होता है, कल्प मतलब ब्लेम को बताता है, रूट वर्ड है, ठीक है, तो कल्पेबल का मतलब दोषी। तो रूट वर्ड मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला था इतने दिनों तक, ठीक है, तो मैं अब आपकी वापस से रूट वर्ड स्टार्ट करूँ। 2 क्लासेस आपकी रूट वर्ड की हो चुकी है, तो अब कल से वापस आपकी क्लास है वो रूट वर्ड की, कल से क्या मंडे से आपकी वापस क्लासेस रूट वर्ड की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आज की क्लास तो लास्ट सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, तो मंडे से आपकी रूट वर्ड की क्लासेस वापस स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो कल्पेबल दोषी, ये भी सही है। एक्यूरेसी, वो कैसे मिले, एक्यूरेसी मिले, रिश्वत लेने के एक्यूरेसी, रिश्वत लेने की एक्यूरेसी मिले, वो लोग खुद क्या थे, रिश्वत लेने की एक्यूरेसी थी। क्या मीनिंग है भाई, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता थी, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना गलत गया, तो बी एंड सी अपना क्लिक हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का एक डाउट था, जैसे दिस सिचुएशन इज, या फिर कोई भी चीज वाला फाउंड टू बी ट्रू ऐसे करके कुछ था, तो फाउंड ट्रू या फाउंड टू बी ट्रू था, तो इस तरीके से अपने बात करें। अपने यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, द बैंक ऑफिशियल्स हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू, या फाउंड ट्रू, या फाउंड फॉल्स, फाउंड रॉन्ग, फाउंड रॉन्ग, फाउंड टू बी रॉन्ग। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये बच्चों का डाउट आया था, क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन के अंदर, तो एक बार खुद से सोचना। अपने टू बी ट्रू बोल देते हैं, ही इज फाउंड टू बी ट्रू, जब उसके ऊपर मतलब केस चला, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वो अपने को ट्रू मिला, मतलब सही बंदा मिला। वो फाउंड टू बी ट्रू का मतलब क्या है, एक बात बताओ, वो सही मिला या वो सही होने के लिए मिला। फाउंड टू बी ट्रू का तो मतलब क्या है, वो मिला, और मिला किस लिए, मिलने का पर्पज क्या था, सही होना, सही होने के लिए मिला क्या, मिलने का पर्पज क्या था, सही होना, तो गलत हो गया ना। ही वॉज फाउंड ट्रू, वो मिला ही के साथ, देखो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस बंदे का पता लगा, तो वो खुद ही ट्रू था, वो मिला ही किस फॉर्म में, ट्रू फॉर्म में। जब वो मिला ही ट्रू फॉर्म में है तो डायरेक्ट फाउंड का तीर ट्रू पे लगेगा ना। फाइंड क्या हुआ है, आई फाउंड दैट थिंग, आई फाउंड द पर्स, मुझे पर्स मिल गया, तो क्या मिला, मुझे पर्स मिला ना, तो पर्स मिला तो फाउंड का तीर डायरेक्ट लगे ना पर्स पे, तो वैसे ही वैसे वो ट्रू मिला, इसका मतलब फाउंड ट्रू, वो फाउंड ट्रू हुआ ना, वो डायरेक्ट क्या मिला, ट्रू फॉर्म में मिला, इसलिए फाउंड ट्रू हो जाएगा। फाउंड टू भी ट्रू कैसे हो जाएगा, ट्रू होने के लिए थोड़ी मिला था, सही होने के लिए नहीं मिला, वो मतलब उसके मिलने का पर्पज सही नहीं था, सही होना नहीं था, उसका मिलना का पर्पज सही होना नहीं था, वो मिला ही सही फॉर्म में था, इसलिए फाउंड ट्रू आएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। और ही फाउंड दैट थिंग टू मैक ए सेंसिबल, या कोई भी चीज अपने बात करें, ये ही फाउंड द की टू ओपन द डोर, उसने चाबी ढूंढी क्या करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए, तो यहां पे टू ओपन द डोर हो गया, यहाँ टू एक्शन हो गया, टू इन्फिनिटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप पिक्चर बनाकर देखो, उसने चाबी ढूंढी किस लिए थी, दरवाजा खोलने के लिए, यहाँ पर्पज है। वो मिला क्या था, सही होने के लिए, यहाँ पर्पज नहीं है, यहाँ वो मिला ही सही था। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों की, तो आई थिंक वो डाउट भी आपके क्लियर हो गया होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जिन्होंने पूछा था उनके क्लियर
हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं इसको, रीड आउट करना है। यहाँ पे एक बार आंसर देख लो। आंसर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। शुरू करते हैं। नो आर्टिस्ट कैन एंटायरली, कोई भी आर्टिस्ट कलाकार पूरी तरह से, मीनिंग लेते चलो डायरेक्ट, द ल्यूर ऑफ फेम, ल्यूर का मतलब होता है लालच, फेम का मतलब फेमस होना, प्रसिद्धि, कीर्ति, यश, यश का जो लालच है, एंड इट्स प्रोमिस ऑफ एंडलेस एडमिरेशन, और इसका जो प्रोमिस वादा है, एंडलेस का मतलब कभी ना खत्म होने वाली, एडमिरेशन प्रशंसा, एंड रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट का, बट देयर इज ए हैवी प्राइस वन मस्ट पे फॉर इट, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। मतलब कोई भी आर्टिस्ट पूरी तरह से जो फेमस होने का जो लालच है उसको कुछ नहीं कर सकता, और जो इसका प्रोमिस है कि प्रशंसा मिलेगी, फेमस होने के बाद आपको प्रशंसा मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, इसको कोई भी उस लालच को, मतलब एक तो फेमस होने का जो लालच है और इसके जो प्रोमिस है कि क्या आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, उसको वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए उसे एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ता है। क्योंकि जो बंदा फेमस हो गया उसे गालियां भी बहुत सुननी पड़ती है, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, किसी को वो चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, चाहे वो सही हो, लेकिन लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देखो लोग अपने अकॉर्डिंग अपना जो ओपिनियन होता है, अपनी थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं, चाहे उसने कितनी बात सही बोली हो, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होती। मोस्टली आपके रिलेटिव मिलते हैं वो, ठीक है। ये आपके दिल पे वार है कि ये सभी के साथ होता है। एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, ये रिलेटिव वाला कैसा ना, आप बोलते हैं कि हमारे तो रिश्तेदार भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे परिवार वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो एक रियल चीज आप लोगों को बताऊं, देखो इस चीज के, अगर ये चीज है ना, तो इसके लिए आप लोग कभी भी टेंशन मत लो। बहुत सारे लोग टेंशन में चले जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे परिवार वाले हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमें तो इन पे बिलीव था। तो ये तो देखो नेचुरल थिंग है, बाय नेचर है ये आपका केस नहीं है, हर एक परिवार की यही कंडीशन है, सबके साथ ऐसे ही होता है। बस आपको क्या करना होगा, उनको इग्नोर करके अपनी जो आपका जो पाथ है, जो आपका करियर है, जो आपकी सक्सेस है, उस पर आपको वर्क करना पड़ता रहना पड़ेगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर उनको इग्नोर नहीं, क्योंकि वो चाहते ही ये हैं कि आप उनको इग्नोर ना करो, उनकी बातें सुनो, ताकि वो आपकी टांग खींच पाए, आपको गिरा पाए, आपको आप उनके कारण लड़खड़ा जाओ, ठीक है। वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो उनको तो अगर आप माइंड में लेकर चलोगे तो 100% गारंटी है आप कभी सक्सेस नहीं होगे। ये सभी के साथ होता है, कितने छोटे से छोटे बंदा हो, बिल्कुल लो लेवल का हो, चाहे हाई से हाई लेवल का हो, सबके रिलेटिव्स का ये होता ही है, एक ना एक तो उनको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक आप एक्सपीरियंस्ड फॉर्म बोल सकते हो या प्रैक्टिकल चीज बोल सकते हो। चाहे कितना ही बड़ा बंदा हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी तो थे जो साइंटिस्ट, वो मतलब बहुत महान थे, जिसको पूरी दुनिया महान मानती है, उनके भी ऐसा इश्यू 100% होगा, गारंटी है। चाहे उनकी फैमिली से जाकर आप पूछ लेना, चाहे मैं श्योर गारंटी लेता हूं ऐसा जरूर हुआ होगा, उनके रिलेटिव भी उनसे जलते होंगे। हर किसी का ये केस है, तो इस पे आप इतना फोकस नहीं कर सकते, उसके चक्कर में खुद को खराब मत किया करो। आप अपनी जो स्टडी है, आपकी जो सक्सेस, आपका करियर है, उस पर फोकस करो, उनको इग्नोर करो। खूब बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सोचा करो आप। तो वो वाला कैसे खूब भोंकते हैं, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि जब आपके मतलब टांग खींची जाती है या फिर आपके लिए नेगेटिव बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, वो आपको वहां खुश होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, आप सक्सेस प्राप्त कर रहे हो, तभी आपके रिलेटिव आपकी टांगे खींचेंगे, अदरवाइज आपको बुलाएगा भी नहीं कोई,
आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। समझ में आ रही है चीज? तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, मतलब वहां से अगर आपको ताने मिल रहे हैं या फिर आपके लिए नेगेटिव चीजें आ रही है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। वहां से जलन पैदा हो रही है, इसका मतलब क्या है, आप आगे बढ़ रहे हो। वो आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी आर्टिस्ट अब अपने छोटा सा मीनिंग लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। पूरी इतनी बड़ी बात मत पढ़ा करो, छोटा मीनिंग ले लिया करो कि जो फेम का लालच है, प्रसिद्ध होने का जो लालच है, उसको कोई भी आर्टिस्ट क्या नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। फेमस होने के लालच को धोखा नहीं दे सकता है, कोई मतलब है क्या? फेमस होने के लिए किसी और को धोखा दे सकता है। समझ में आ रही है चीज? ये इंसान की फितरत होती है। इंसान फेमस होने के लिए किसी को धोखा जरूर दे सकता है, किसी दूसरे की मतलब ट्रिक्स वगैरह, या फिर उसका पैटर्न, या फिर उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेटेजी को चुरा कर खुद को फेमस कर सकता है। समझ में आया चीज? ये पुराने टाइम की अपनी बात में एडिसन वगैरह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेस्ला वगैरह के पैटेंट वगैरह चुराए थे। एडिसन ने, जो एडिसन को बोलता है बल्ब वगैरह का आविष्कार किया था, उस बंदे ने टेस्ला का पैटेंट चुरा कर वो आविष्कार किया था। वो आविष्कार रियल में उसका नहीं था, रियल में टेस्ला का आविष्कार था। तो लोग फेमस होने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, इसलिए बच के रहना। समझ रहे हैं? दुनिया को समझते हुए चलो, दुनिया से बच के रहा करो। आप इमोशनल मत हो अगर हर चीज में, और अपने इमोशंस हर जगह मत दिखाया करो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाते हैं। क्लियर? समझ में है आपकी चीज? तो इस चीज से बच के रहना आप लोगों ने। दुनिया को सीखते चलो आप, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अभी तो आपने बाहर की दुनिया में पैर रखना ही स्टार्ट किया। बहुत सारों को तो एक्सपीरियंस होगा, बचपन से ही सीख रहे हैं। तो चीट तो नहीं कर सकते, ये तो कोई मीनिंग नहीं है। धोखा दे सकते हैं, लालच को धोखा दे दो। लालच को कैसे धोखा दोगे? लालच लेकर ही ना हो, लालच आएगा मन में, उसको धोखा थोड़ी दिया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है, उसको मतलब छोड़ा जाता है कि लालच पे ध्यान। लालच हर बंदे के अंदर होती है। देखो, जो नेगेटिव चीजें होती है, वो नेगेटिव ट्रेट्स हर बंदे के अंदर होते हैं, पर डिपेंड करता है कि वो बंदा कब तक उनको दबा कर रखता है या उनको अवॉइड कर देता है परमानेंटली। वो डिपेंड करता है। होता सबके अंदर ही है, एक शैतान सबके अंदर जिंदा रहता है, उसको खत्म मारना होता है। तो लालच को आप धोखा कैसे दोगे? लालच आया, उसको मतलब लालच आया, उसको है ना, मतलब बातों में घुमाकर धोखा दे दिया, कोई मीनिंग है क्या? लालच तो अपने अंदर से है ना। तो चीट नहीं आएगा, ए नहीं होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना गया, ए वाला, और ये ऑप्शन भी गया। एस्केप, एस्केप का मतलब बच निकलना। कोई भी लालच से बच नहीं सकता, मतलब थोड़ा एंटायरली, मतलब पूरी तरह से नहीं बच सकता, हल्का सा तो लालच आएगा ही आएगा, चाहे कैसा भी बंदा हो, कितना ही मैनर्ड बंदा हो। ठीक है, तो हल्का सा लालच तो आएगा ही आएगा, छोटा सा शॉर्ट टाइम के लिए आ सकता है, लेकिन आएगा, ये बात ठीक है। अवॉइड नहीं कर सकता लालच को, अवॉइड नहीं कर सकता पूरी तरह से, उसको इग्नोर, सॉरी, अवॉइड का मतलब उसको टाल नहीं सकता, पूरी तरह से टाल नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो लालच आएगा। ये भी बिल्कुल सेम बात बोल रहे हैं। लीक नहीं कर सकता। लीक का मतलब क्या होता है? कोई आपके पास सीक्रेट बात है, आप किसी और को बता देते हो, आपको किसी ने बोला कि ये बात अपने तक ही रखना। देखो, ये भी एक रियलिटी है। आपको बोला जाता है आपके फ्रेंड वगैरह के द्वारा कि ये बात आप अपने तक ही लिमिटेड रखना, लेकिन अपने क्या करते हैं, जैसे उसके आप बेस्ट फ्रेंड हो ना, उसी तरीके से हर बंदे का एक ना एक ऐसा बेस्ट जरूर होता है जिसको वो अपनी बात शेयर करता है। तो आपसे उसने शेयर की, आप आगे बोलोगे कि भाई उसने मुझे ये बात बताई है, तू आगे मत बताना, ठीक है ना? किसी को नहीं बताया, कसम लगेगी, भाई तेरी कसम नहीं बताऊंगा, पक्का नहीं बताऊंगा। वो फिर आगे बोलेगा, भाई तू है ना, मैं एक बात बताता हूं किसी बंदे की है, उसने मुझे ये बताई थी, लेकिन तू आगे किसी को मत बताना, उसने बोला हुआ है, मतलब उसने जिसको बताई थी उसने मुझे बताया, उसने बोला हुआ है भाई प्लीज मुझे मरवा देगा, बताना मत, कसम लगेगी मेरी। उसने बोला नहीं बताऊंगा। ऐसे वो खास करते करते, खास करते करते वो पूरी खासम खास हो जाती है वहां पे। ठीक है, खास चलती रहती है, खासम खास पूरी जगह फैल जाएगी वो पूरी की पूरी बात, और लास्ट में करते करते जो मेन बंदा है उसी के पास पहुंच जाती है वो बात। तो ऐसा काम मत किया करो। जब आपको बोला जाए कसमे वादे किए जाए ना वहां पे, तो उस कसमे वादों को निभाना भी होता है, तो आगे से आगे लीक मत किया करो। ये रियलिटी, ये भी ह्यूमन नेचर, आप लोगों की गलती नहीं है। तो लीक का मतलब आप लालच को लीक करोगे क्या, कि भाई मेरे अंदर लालच आया मैं लीक कर देता हूँ। लालच ने बोला भाई ना बताना किसी को, ना मैं तो बताऊंगा, धीरे से बता दूंगा, भाई किसी को मत बताना कि मेरे अंदर लालच आया। तो ऐसा मतलब नॉनसेंस लगता है ये चीज। ठीक है, तो डी वाला नॉनसेंस हो गया, मतलब बी एंड सी ऑप्शन बी आपका क्लिक हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न करना होता है। बड़ी शानदार, देखो दिक्कत नहीं होती कभी पैटर्न में, उसके डायरेक्शंस को आपको रीड आउट करना होता है, उसके बाद में जो ऑप्शंस वगैरह दिए वहां से देखते ही पता लग जाता है कि इसमें आपने करना क्या है। बस आपको वो पैटर्न हैंडल करना आना चाहिए। तो पैटर्न हैंडलिंग अपने सीख रहे हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज आपके? बस आई थिंक आप लोगों के इंप्रूवमेंट भी आ रहा होगा इंग्लिश के अंदर। तो एक बार प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, इसके अंदर कि
क्वेश्चन पेपर में आपके इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मॉक टेस्ट क्विजेज वगैरह आप कर रहे हो उसमें आपके इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया मार्क्स के अंदर, वो चीज मुझे बताना आप कि आपके समझ में आता कि नहीं आता पूरी तरह से कंप्लीटली। अगर दिक्कत आ रही है तो कहां दिक्कत आ रही है वो चीज आप कमेंट करके मुझे बताओगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। क्लियर है, समझ में आया तो ठीक है, आप रिवाइज कर लेना क्लासेस को। अब नेक्स्ट क्लास जो अपनी है वो रहेगी आपकी मंडे को, क्योंकि अब 2 डेज का ऑफ रहेगा, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे संडे में आपको टॉपिक वीडियोस दे दूंगा जो टॉपिक से रिलेटेड है। एक फ्लो चार्ट वाला भी मैं सोच रहा हूँ, वो भी आपको करवा दूंगा इस संडे को। मैक्सिमम चांसेस है टाइम निकाल के श्योर मैं आपके लिए फ्लो चार्ट दे दूंगा टेंस वाला, फिर आपके कभी दिक्कत नहीं होगी टेंसेज में, तो ये गारंटी है। तो क्लासेस को तब तक मंडे तक 2 डेज आपके पास रिवाइज कर लेना, जितनी भी क्लासेस सारी की सारी रिवाइज कर लेना। अगर ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो स्पीड बढ़ाकर रिवाइज कर लेना, 2 टाइम्स 2 गुना वगैरह करके आप रिवाइज कर लेना वीडियो की स्पीड को। और रिवाइज जरूर जरूर आप लोगों ने करना है, कंपलसरी आपके लिए होमवर्क है। और जितने भी एडिटोरियल अपने हुए हैं उनमें जो हाईलाइटेड वोकेब है जो मैंने दी है वो आपकी सारी की सारी नोट डाउन होनी चाहिए 2 दिनों में, और सारी की सारी आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।